आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया है और संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस बारे में फैसला सुनाया जा सकता है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने को लेकर ईडी से सवाल पूछा। हालांकि ईडी की ओर से कोर्ट में पेश रहे तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। मेहता ने कहा कि इससे आम लोगों में गलत संदेश आएगा कि अदालत खास तरह की तरजीह दे रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर इसलिए विचार नहीं कर रहे क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। देश के चुनावी माहौल में विपक्ष आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार भाजपा सरकार को घेर रहा है और इसी कड़ी में अब आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र और संविधान खत्म करना चाहती है और जनता को ये समझ में आ चुका है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। लालू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता हमारी तरफ जा रही है, वो 400 बोल भर रहे हैं, वो तो अब पार ही हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जंगल राज की बात कर जनता को भड़काना, वो लोग इतना डर गए हैं कि ये सब कर रहे हैं। ये लोग संविधान और लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं और जनता के जहन में ये बातें आ गई हैं। वहीं जब लालू यादव से पूछा गया कि पीएम मोदी ने कहा है कि सबका रिजर्वेशन छीनकर कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी, इस पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर तीखा हमला बोला है। हालांकि उन्होंने लालू यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन के एक नेता पशुओं का चारा खा गए हैं, जिनको अदालत ने सजा दी हुई है। लेकिन बेशर्मी देखिए, अदालत ने उनको गुनाहगार बना दिया है, उसके बाद भी वह जमानत पर बाहर आए हुए हैं। उन्होंने अभी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी गरीब का बेटा है और मोदी ने हर गरीब की गारंटी ली है। बीते रविवार को कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली राधिका खेड़ा ने आज मंगलवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके साथ ही अभिनेता शेखर सुमन भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में दोनों ने बीजेपी की सदस्यता ली। बता दें कि 5 मई रविवार को इस्तीफा देते वक्त राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनके साथ पार्टी में अन्याय हुआ है। राधिका खेड़ा के भाजपा में शामिल होने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये पूरा स्क्रिप्टेड था, बीजेपी के साथ इनकी डील हुई थी, इस कारण 6 दिन तक ड्रामा करती रही, अंततः बीजेपी में शामिल हो गईं। बघेल ने कहा कि अब इनको बताना चाहिए कि इनके बीच क्या डील हुई है। उन्होंने कहा कि राधिका खेड़ा जी वहां गई हैं जहां बलात्कारी है और उसके लिए पीएम मोदी वोट मांग रहे हैं, इसके बारे में बताना चाहिए। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियोस के मामले में रेवन्ना के चाचा और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुमार स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस मामले में गंदी राजनीति की जा रही है, जो घटना घटी वो नहीं होनी चाहिए थी। 21 अप्रैल को पूरे राज्य में एक पेन ड्राइव प्रसारित की गई। पुलिस अधिकारियों ने भी इन पेन ड्राइव को प्रसारित किया। इसे बेंगलुरु ग्रामीण, मांड्या और हासन सीटों पर जानबूझकर प्रसारित किया गया। जिन्होंने वीडियो प्रसारित किया उनके खिलाफ प्रज्वल रेवन्ना के चुनावी एजेंट ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि उस शिकायत को बंद कर दिया गया है। कुमार स्वामी ने कहा कि मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा और दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। जेडीएस नेता ने कहा कि जब चुनाव हो रहे थे तो कौन उन वीडियो और पेन ड्राइव को प्रसारित कर रहा था। सीएम 100 बार बोल चुके हैं कि एचडी कुमार स्वामी और जेडीएस उम्मीदवार हारेंगे। कुमार स्वामी ने कहा कि सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई। मुझे लगा कि एसआईटी मामले की निष्पक्ष जांच करेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह एसआईटी सिद्धरमैया शिव कुमार इन्वेस्टिगेशन टीम है। आज मध्य प्रदेश के खरगोन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों को यह तय करना होगा कि देश वोट से हाथ से चलेगा या राम राज्य से। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि उसकी मंशा बहुत खतरनाक है और वह उनके खिलाफ वोट जिहाद का आह्वान करती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ऐसे में आपको यह तय करना होगा कि देश वोट से हाथ से चलेगा या राम राज्य से। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच तीखी जुबानी जंग जारी है
और इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर राज्यपाल पर निशाना साधा है। दरअसल बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी पर ओछी राजनीति का आरोप लगाया था। उनके इसी आरोपों के जवाब में टीएमसी ने उन पर पलटवार किया है। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कहा कि राज्यपाल बीजेपी को खुश करने के लिए जगदीप धनखड़ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बीजेपी को खुश करके जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बने और अब वह भी बीजेपी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ काम कर रहे हैं। टीएमसी नेता ने कहा कि राज्यपाल दीदीगिरी की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद पोड्डोपाल यानी कमल बन गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने धर्म पर राजनीति करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो गांधी थे, हम गांधी के हिंदुस्तान में शामिल हुए, मोदी के हिंदुस्तान में नहीं हुए। हम वही गांधी का हिंदुस्तान वापस लाना चाहते हैं, जहां हम इज्जत से चल सकें, बात कर सकें, हमदर्दी से इंसान की मदद करें, ये ना देखें कि हिंदू है या मुसलमान है। उन्होंने कहा कि जो नफरत पैदा की जा रही है वो क्या हिंदुस्तान को मजबूत करेगी? क्या हम लोग मजबूत होंगे? क्या हिंदू और मुस्लिम अलग हैं? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्या इसके पास 10 उंगलियां हैं, मेरे पास 2 उंगलियां हैं? क्या इसके पास 4 आंखें हैं और मेरे पास 6 आंखें हैं? ऊपर वाले ने हमें बराबर पैदा किया है और हमने ये नफरतें पैदा की हैं। हम जिम्मेदार हैं, ये सियासी लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने नफरतों का बीज दिया है, नहीं तो हिंदुस्तान में नफरत नहीं थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में मंगलवार को मतदान के दौरान कई मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों ने वोट डालने से रोकने के आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि संभल लोकसभा के अंतर्गत आने वाले कुंदरकी, बेलारी, चंदौसी, संभल और असमौली समेत सभी विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस फोर्स की ओर से मतदाताओं को पीटा एवं धमकाया जा रहा है। अनावश्यक रूप से वोटर पर्ची की चेकिंग करके मतदाताओं को परेशान करके मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। आगे लिखा गया है कि चुनाव आयोग मामले पर संज्ञान ले और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के अपने साथी दलों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि ये लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है और चुनाव आयोग की साख निम्नतम स्तर पर है। खड़गे ने लिखा कि पहली बार पहले और दूसरे चरण के मतदान के अंतिम प्रतिशत आने में इतनी देरी की गई। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि तीसरे चरण के लिए वोटरों की लिस्ट भी जारी नहीं की गई है, जो परेशान करने वाली बात है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इन सारी चीजों से चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर गहरा संदेह पैदा होता है। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसे आम लोगों की सामूहिक कोशिशों से बनाया गया है। खड़गे ने आगे लिखा कि पहले चुनाव आयोग 24 घंटे के भीतर कितने फीसदी वोट हुए हैं ये बता देता था, लेकिन इस बार ये देरी क्यों? इसके लिए आयोग ने कोई सफाई नहीं दी। देरी के बाद भी आयोग का जो डेटा सामने आया उसमें कई अहम जानकारियां नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को हर पोलिंग स्टेशन पर कितने फीसदी वोट हुए इसकी जानकारी भी देनी चाहिए। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस तरह की गड़बड़ियों के लिए एक साथ मिलकर आवाज उठाएं। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बसपा ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 14 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। जिन सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं उनमें जौनपुर, बस्ती, वाराणसी, आजमगढ़, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, झांसी, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, मैनपुरी, गाजियाबाद, भदोही और अमेठी शामिल हैं। बसपा की ओर से इन सीटों पर जिस तरह उम्मीदवार बदले गए हैं उसके आधार पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर चुनावी जानकारों की ओर से ऐसी आशंका जताई गई है कि कहीं मायावती और बहुजन समाज पार्टी भ्रम की स्थिति में तो नहीं है। हालांकि पार्टी की ओर से प्रत्याशी बदले जाने को लेकर किसी प्रकार की कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। जौनपुर से बदली गई बसपा उम्मीदवार श्रीकला सिंह के पति और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ओर से कहा गया है कि मेरी पत्नी बसपा के आखिरी वक्त पर लिए गए फैसले से आहत है। नामांकन के अंतिम दिन हम लोग नॉमिनेशन भी नहीं दे पाए, पर मैं समर्थकों के साथ हूं और अगले 2 से 3 दिन में आगे का फैसला लूंगा। अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे समर्थन के बगैर कोई भी जौनपुर का सांसद नहीं बन सकता। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को अदालत से झटका लगा है।
दरअसल मामले से जुड़े सीबीआई के केस में राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 15 मई तक बढ़ा दिया है। मामले पर अगली सुनवाई अब 15 मई को होगी। साथ ही बता दें कि सिसोदिया इसके अलावा मामले में ईडी के केस में पहले ही 8 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं। देश के चुनावी माहौल में जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पहले 2 चरण के बाद ही यह स्पष्ट हो गया है कि निर्णायक जनादेश इंडिया गठबंधन को मिलेगा। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के मतदान के बाद भी यही देखने को मिलेगा। हमने 1984 के बाद गुजरात में सूरत लोकसभा सीट कभी नहीं जीती। वहां हमारे उम्मीदवार को बलपूर्वक और धमकी देकर नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा गया। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी उस सीट पर भी इतनी घबराई हुई है जहां हम 1984 के बाद भी नहीं जीते। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह जमीनी हकीकत दिखाता है हर कोई 10 साल के अन्याय काल से परेशान है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।